प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेशन वाले पार्ट को और हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे कल समाप्त किए थे पाचन। कल हम लोगों ने बात किया था कि पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के आहार नाल के मुख्य गुहिका से प्रारंभ हो जाती है और यहाँ से भोजन फायरिंग से होता हुआ ग्रसनी से होता हुआ पहुँचता है आमाशय में, और ये जो बीच का भाग होता है इसी को हम ग्रासनली कहते हैं। तो भोजन माउथ टू फायरिंग्स से ओइसोफेगस से स्टोमक, इसके आगे बढ़ेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके आगे बढ़ेगा लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद जो भी अपशिष्ट होगा इसी इंटेस्टाइन के अंतिम पार्ट जिसको हम एनस कहते हैं इसे शरीर से बाहर हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह मुख्य रूप से मुख्य गुहिका में होती है और इसका जो दूसरा स्थान होता है या स्टोमक होता है और तीसरा जो भाग होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इन्हीं तीनों भागों में भोजन का पर्याप्त पाचन होता है। मुख्य गुहिका में भोजन का जो पाचन होता है यहाँ पर सामान्य रूप से टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। अल्फा एमाइलेज के द्वारा भोजन का पाचन शुरू हो जाता है और भोजन में उपस्थित जो भी स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर पाचन होता है। इस प्रकार पहला जो पाचन का स्थान होता है यह मुख्य गुहिका होता है। इसके बाद जो दूसरा स्थान होता है जिसको हम स्टोमक कहते हैं या हम उसको आमाशय कहते हैं, तो आमाशय में भोजन का पाचन शुरू होता है और यहाँ पर पाए जाने वाला जो HCl होता है, HCl की सहायता से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से यहाँ पर भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भोजन का जो पाचन होता है मुख्य रूप से अम्लीय माध्यम में होता है। भोजन का जो पाचन होता है यह अम्लीय माध्यम में होता है और आमाशय की जो दीवार होती हैं लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है और यहीं पर भोजन का पाचन शुरू होता है। भोजन के पाचन में ग्रास नली से होता हुआ जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो यहाँ पर जठर रस स्रावित होता है, निकलता है और जठर रस भोजन से मिल जाता है और प्रायः एक सॉफ्ट, हम कह सकते हैं अर्ध तरल या लुगदी जैसे बन जाता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे काइम कहते हैं, जिसको हम काइम कहते हैं, CHOIME, काइम कहते हैं। काइम भोजन को लसलसा बना देता है, तरल बना देता है। अब भोजन में जो आमाशय में जो जठर रस पाया जाता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, जो जठर रस पाया जाता है। जठर रस या भोजन को पचाने में सहायक होता है। हमारे आमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़
जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। इतनी संख्या में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाएंगी और जो दिन भर में लगभग 1 से 3 लीटर तक 1 to 3 लीटर तक इस गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करती हैं। 1 से 3 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस का श्रावण करती हैं, जो कि अम्लीय होता है, जो कि क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और अगर हम इसके एसिडिक नेचर की पीएच की बात करें तो इसका पीएच 1.0 से 3.0 तक होता है, या इसका पीएच है 1.3 से 3.0 तक, ये इसका पीएच, अर्थात यह काफ़ी मात्रा में अम्लीय होता है। और अम्लीय होने की जहाँ तक बात होती है, हम आपको बता रहे हैं कि कभी कभी हम जब तेज़ी से डकार लेते हैं तो कभी कभी हमारे मुंह में ये रस पहुँच जाता है ग्रासनली से होता हुआ, और काफ़ी तीक्ष्ण होता है, मतलब इसका टेस्ट जो होता है काफ़ी तीक्ष्ण होता है। तो ये रस कभी कभी हमारे मुंह में पहुंच जाता है। इस रस में 97 से 99% जल होता है, 0.2 से 0.5% तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इनके द्वारा फिर भोजन का पाचन शुरू होता है। तो इसमें जो एंजाइम्स पाए जाएंगे वहाँ पे पेप्सिनोजन होगा या जठर लाइपेज होगा। तो जठर रस की जो अम्लीयता होती है, जठर रस की जो अम्लीयता होती है वह किसके कारण होती है, HCl के कारण होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होती है। अब जठर रस की उपयोगिता क्या है हम जान लेते हैं। नंबर 1, यह भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। पहला तो हो गया जो भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। तीसरा, भोजन में उपस्थित जो कठोर पदार्थ होते हैं उनको एक घुला करके या उसको तंतुमय जो खाद्य पदार्थ है उसको ढीला कर देता है, ठीक है ना, जिससे उसके पाचन में आसानी हो जाती है। तो ये जो जटिल पदार्थ होंगे उनको हल्का कर देता है। लार के प्रभाव को समाप्त कर देता है। भोजन में जो हमको मुंह में लार मिलती है, लार के प्रभाव को समाप्त कर देता है। भोजन के प्रभाव को यह समाप्त कर देता है, समाप्त कर देता है। लार के प्रभाव को समाप्त कर देगा। इसके बाद भोजन में उपस्थित न्यूक्लियोप्रोटीन को न्यूक्लिक अम्लों और प्रोटीन में विखंडित कर देगा। पेप्सिनोजन नामक जो सक्रिय प्रोएंजाइम होता है उसको पेप्सिन में बदल देता है, मतलब पेप्सिनोजन चेंज इनटू पेप्सिन, पेप्सिन में बदल देगा। यह इसका अगला कार्य होगा। तो पेप्सिन जो है यहाँ पे प्रोटीन का पाचन करेगा। तो इस प्रकार से इसका कार्य यहाँ पे होगा। तो पेप्सिन के द्वारा भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो
इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। इसके बाद लाइपेज एंजाइम होता है, यहीं मिलता है। लाइपेज के द्वारा फैट का पाचन होता है, लिपिड का पाचन होता है। इसी प्रकार से अनेक एंजाइम यहाँ पे होते हैं। इसी में मिल्क प्रोटीन को रेनिन नामक मिल्क प्रोटीन को रेनिन नामक एंजाइम पाचन में सहायक होता है। तो ये सब यहाँ पे इनके सबके कार्य इस प्रकार संपन्न होते हैं। ये सारा जो कार्य हो रहा है, ये संपूर्ण कार्य स्टोमक में हो रहा है, स्टोमक में, जिसको हम आमाशय कहते हैं। यह सारा कार्य कहाँ हो रहा है? आमाशय में। तो यहाँ पे भोजन का जो पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम से में होता है, और अम्लीय माध्यम में जो पाचन होता है उसके द्वारा भोजन छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। इसके बाद यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। हमने आपको बताया आमाशय की दीवारों में जो गतियाँ होती रहेंगी, जो क्रमानुकुंचन गति होती रहती हैं, इसके कारण इसी में एक स्थान पाया जाता है जिसको पाइलोरिक पोर कहते हैं। से काइम जो ये लुगदी बना भोजन होता है रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में आगे की ओर बढ़ता है, और ये यहाँ पर एक व्यवस्था पाई जाती है, एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। और पाइलोरिक वाल्व ये पाया जाता है, ये भोजन को रोकता है, वापस नहीं आने देता है पुनः पेट में। इस प्रकार से यहाँ पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद भोजन आगे बढ़ता है, और भोजन जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भोजन जो आगे बढ़ेगा वो कहाँ जाएगा? वो पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत में जाएगा। तो यहाँ पे भोजन का पाचन यहाँ पे भी शुरू होगा। अब जो छोटी आंत की दीवारें होती हैं, इसमें छोटे छोटे, इसके अंदर वाले भाग में छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर, और इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है, जिसको हम बिलाई कहते हैं। सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं जिसको हम बिलाई कहते हैं, और इन्हीं बिलाइयों में के द्वारा भोजन को, जो भोजन का मतलब जो कायम होता है, माने जो वहाँ से अधपचित भोजन होता है, ये इसमें क्रमानुकुंचन गति करते हुए पहुँचता है, और यहाँ पर अग्नाशयिक रस पहुँचता है। अग्नाशय से निकलने वाला रस को अग्नाशयी रस कहेंगे, या उसको हम पैंक्रियाटिक जूस कहेंगे। अग्नाशयिक रस, उसको हम अग्नाशयिक रस कहेंगे, और इसके द्वारा ये भोजन पाचन की शुरू। अब अभी तक तो माध्यम यहाँ पे अम्लीय था, लेकिन अब यहाँ पे बेसिक हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा, क्षारीय माध्यम हो जाएगा, या एल्केलाइन मीडियम हो जाएगा। क्षारीय माध्यम में यहाँ पर भोजन पचने लगेगा। अग्नाशयिक रस और यकृत, जो हमारी सहायक ग्रंथि होती है यकृत, इसके द्वारा पित्त स्रावित होता है, पित्त, और यह जो पित्त होता है यह क्षारीय पदार्थ होता है। अब यहाँ पर जो भोजन का पाचन होता है, यहाँ पर भोजन क्षारीय माध्यम में पाचन होता है, और ये जो
अग्नाशयिक रस होते हैं और पित्त रस दोनों मिलकर यहाँ पर पूरे तरीके से मीडियम को क्षारीय बना देते हैं और इनकी क्षारीयता का जो पीएच होता है यह 7.5 से 8.3 होता है। ये इसका पीएच होता है। इस पीएच में यहाँ पर भोजन का पाचन शुरू होता है और यहीं पर वसा का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, न्यूक्लिक एसिड का पाचन होगा तथा अन्य जितने भी प्रकार के पदार्थ होंगे या जो जैविक अणु होंगे उन सभी का पाचन होगा। धन्यवाद।